नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यू ईयर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यू ईयर कंपनी में आज हमारे रडार करने वाली है एसआर ऑयल, और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर ललित कुमार गुप्ता होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन गुप्ता साहब से बातचीत करने से पहले एक बार जल्दी से अब तक के भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। एक और स्मार्ट सेशन इंडियन मार्केट्स में, और अब बाजार धीरे धीरे बढ़त दिखाता हुआ नजर आएगा। आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो लगातार पिछले कुछ समय में हमने देखा है खरीदारी बढ़ती हुई, और अब 0.1% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सेंसेक्स 150 पॉइंट और निफ्टी 50 पॉइंट की गेंद के साथ ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी अब तूल पकड़ रहे हैं, हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मार्केट ब्रेथ अब पूरी तरह से पॉजिटिव आपको नजर आएगी। 2:1 का रेशियो है, अच्छी खासी खरीद देखने को मिल रही है। कुछ हद तक जो बेहतर होते हुए ग्लोबल संकेत है उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हद तक जो कल स्मार्ट रिकवरी देखी थी उस पर और बिल्ड ऑन करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, इसलिए आज का बाकी का 1.5-2 घंटे का सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से किस तरह के गेन्स मार्केट फाइनली पोस्ट करता है। जो स्टॉक्स आज हरकत में, एक्शन में, उसमें हाईलाइट है बीएचए का काउंटर। तगड़ी पिटाई देखी हमने इस काउंटर की, और आज तगड़े अप मूव्स 8.5% के आसपास की तेजी के साथ अभी 116-117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल ही हमने देखा था, कल परसों में एक काउंटर 102-103 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था। अपने 20 साल के सबसे निचले वैल्यूएशंस पे था, उन कमजोर वैल्यूएशंस के बाद अब अच्छा जंप। आईसीआईसीआई बैंक आज ने घोषणा करी अपने तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो लोन है उसकी दरें महंगी होती हुई नजर आएंगी। 4% के आसपास ये काउंटर अप मूव दिखाता हुआ। आईटी में एक फिर से स्मार्ट बाउंस देखने को मिल रहा है। कई सारी छोटी मझौली आईटी कंपनीज फोकस में, और एचसीएल टेक भी 3.5% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड करती हुई। कल हमने एक मेटल पैक में देखा था तगड़ी खरीद आती हुई। आज कुछ काउंटर्स हैं मेटल पैक से जहां पे हरकत में नजर आएंगे। जेएसपीएल आपकी स्क्रीन पे था 3% की बढ़त। कुछ ऐसे ही काउंटर्स जहां पे हमने कल तेजी देखी थी वहां पे कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। तो सेसागो जैसे काउंटर्स में दबाव देखने को मिल रहा है 3% के आसपास, वो कमजोर हो चला है। डीएलएफ एक बार फिर से कमजोर है, शायद रियल एस्टेट को लेकर बाजार में अब चिंताएं सामने आती हुई कि अगर दरें बढ़ेंगी होम लोन की भी तो इन कंपनीज के लिए जो दिक्कत भरा एनवायरमेंट है और खराब होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक की उस लिहाज से पिटाई। सीमेंट्स कमजोर, अल्ट्राटेक में 3% के आसपास ही कमजोरी, और एनटीपीसी में भी हमने देखा है 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड्स। एडीजी पैक फोकस में रहेगा। 2 बजे टीना अंबानी की आज पेशी है सीबीआई कोर्ट में। आज हमने देखा रिलायंस कम्युनिकेशन से काउंटर्स में अच्छा खासा दबाव, 4% के आसपास की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे एसआर ऑयल, इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर ललित कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले, आपकी कंपनी ने हाल में अपने पहली तिमाही के रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बॉटम लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, कंपनी ने घाटा पोस्ट करा है 860-865 करोड़ रुपए के आसपास का। क्या ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है जो एमटीएम लॉसेस थे कंपनी के, या इसके अलावा भी कोई कारण है? मैं जानना चाहूंगा ये दबाव का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहले तो जैसे आपने सही कहा, ये पहले तिमाही के जो हमारे नतीजे आए हैं, नतीजे ये एमटीएम लॉस को छोड़ दें तो काफी संतोषजनक है। हमारा जो थ्रूपुट है, रिफाइनरी थ्रूपुट, वो 5.14 मिलियन टन रहा है। तो चौथी तिमाही ऐसी है जहां पे कि हमने लगातार 20 मिलियन टन के ऊपर एनुअलाइज बेसिस पे प्रोड्यूस किया है। हमारी जो बिक्री है वो करीब 25,000 करोड़ रुपया हुई है। इसका मतलब ये है कि साल में हम लोग 1 लाख करोड़ के ऊपर टर्नओवर की तरफ अब अच्छी तरह से अग्रसर हो रहे हैं। तीसरा, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो इस क्वार्टर में हमारे $7 के करीब रहे हैं, जो पिछली तिमाही कॉरस्पॉन्डिंग जो थी उसमें 4.7 थे, तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जो एबिटा है, जिसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के पहले, वो 1100 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछली तिमाही में ये लॉस था। जहां तक जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस का सवाल है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एसआर ऑयल में जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो एकदम बहुत ही दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रूड के भाव गिरे, $105 से $100 रहा, इस क्वार्टर में $5 के करीब गिरावट आई, उससे हमारे को 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पूरा एडिक्वेट है। ये जो आप देख रहे हैं 900 करोड़ के करीब फॉरेन एक्सचेंज के जो वेरिएशन है, उसमें करीब 700 करोड़ रुपए ऐसा है जहाँ की
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जो हमारी लायबिलिटी होती हैं वो तो अकाउंट फॉर करनी पड़ती हैं 30 जून की डेट पे। ठीक, गुप्ता साहब मैं एक एक करके इन सब मुद्दों पे आऊंगा, लेकिन आपने जीआरएम्स को भी हाईलाइट करा, एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से साल दर साल करीब 49-50% के आसपास जीआरएम्स जंप करके अब $60 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। कहां से आया ये फायदा, कहां से मदद मिल रही है? क्या पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव है जो आपने एक्सपेंशन और ऑप्टिमाइजेशन करा था अपने प्लांट्स का, या इसके अलावा भी कोई कारण है? इसमें एक्चुअली दो चीज हैं। एक्सपांशन से जो हुआ वो तो कैपेसिटी बढ़ी, जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज की थी, जिसका मतलब ये है कि हम आज भी 80, 85, 90% हैवी और अल्ट्रा हैवी क्रूड कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी करीब 84-85% जो लाइट और मिडिल डिस्टिलेट हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे हमारे को हमारे जीआरएम में क्वांटम जंप आया है। और दूसरा जो हमारा रिफाइनरी है वो इस समय जो पावर यूज करता है वो कोयले से यूज करके बनाई जाती है एज कंपेयर टू नाफ्ता या फ्यूल ऑयल। तो उससे हमारे को $1 से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज और कोयले का जो बेनिफिट है उन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ हमारा अभी साल भर के करीब हुआ है तो काफी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सिस्टम में लाई जा रही है। तो सर, जो मेजॉरिटी केपेक्स जो कंपनी के करने की योजना थी वो पूरा हो चुका है, और अब यहां से केपेक्स पे फोकस कम होता हुआ नजर आएगा कंपनी का, या फिर अभी भी केपेक्स पे ही फोकस रहने वाला है? इस साल के लिए केपेक्स का क्या आउटले है? जैसा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स था, मेजर कैपेक्स, जिसमें कि हमने एक्सपांशन किया, ऑप्टिमाइजेशन किया, वो पूरा हो चुका है। तो अभी हमारा फिलहाल जब तक कि हम अपने को पूरी तरह से स्टेबलाइज ना कर लें, हमारे जो रेशियोज हैं उनको सही ना कर लें, हमारा दूसरा कोई मेजर कैपेक्स करने का अभी फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। सिर्फ जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए लो कैपेक्स स्कीम चलती रहती हैं, वो किसी भी रिफाइनरी के लिए एक आम बात है, जिसमें कि कोई मेजर कैपेक्स नहीं होता है। चलिए गुप्ता साहब हमारे साथ बने रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एसआर ऑयल के एमडी और सीईओ से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे एसआर ऑयल और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर ललित कुमार गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, आपके जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो आउटसाइड वॉचर्स हैं इस कंपनी के, उनके लिए सबसे बड़ा प्रेसिंग कंसर्न इस कंपनी को लेकर है जो इस कंपनी की स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट है। मैं जानना चाहता हूं इस टाइम पे आपकी बुक्स पे कितना डेट है? हमारा डेट, यदि आप टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी गिन लें तो करीब 21-22 हजार करोड़ के आसपास का डेट है हमारी बुक्स में। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि डेट को केवल आप एक आइसोलेशन में फिगर के रूप में ना देखें। आज 20 मिलियन टन की ऑलमोस्ट 11.8 कॉम्प्लेक्सिटी की जब आप बात करते हैं, तो कोई भी यदि नई रिफाइनरी लगाएंगे तो आपको 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी कम से कम। और आज 50 से 60 हजार करोड़ रुपए में यदि आप 70-30 का भी डेट इक्विटी मानते हैं तो आपको यदि 60 हजार गिनते हैं तो 40 हजार करोड़ रुपया डेट चाहिए। तो इस हिसाब से डेट हमारा कोई हाई नहीं है, लेकिन क्योंकि अमाउंट बड़ा है इसलिए काफी बड़ा लगता है। गुप्ता साहब, शायद आप डेट को लेकर कंफर्टेबल होंगे, लेकिन दिक्कत की बात है जो ब्याज पर खर्च हो रहा है। 7% के आसपास का साल दर साल जंप पिछले क्वार्टर में 950 करोड़ रुपीस के आसपास आपने ब्याज पर खर्च पिछले ही क्वार्टर में करा है। मैं जानना चाहता हूं जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको आप कैसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डेट रिडक्शन के प्लान्स क्या हैं? क्योंकि दिक्कत की बात है जो आपने कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करा था उसका 86% बीते क्वार्टर में आपने सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंसिंग कॉस्ट पे ही खर्च करा है। हाँ, बेसिकली आप देखें तो हमारा इंटरेस्ट इनकम भी है, एक्सपेंसिव है, तो नेट इंटरेस्ट हमारा जो है 700-750 करोड़ है। इसमें काफी हिस्सा जो है बेसिकली जो हम फॉरेक्स का हेजिंग करते हैं उसका भी आता है। पर आप जो कह रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है कि फिलहाल जो हमारा इबिटा होता है उसका काफी अच्छा पोर्शन इसमें आता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो डॉलराइजेशन प्रोग्राम होगा उसमें करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर का हमारे को इंटरेस्ट में बचत होगा, जो कि रुपए के हिसाब से यदि आप गिने तो 900 से 1200 करोड़ रुपए का हमको फायदा होना चाहिए। तो उतना जब इंटरेस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका जो शुद्ध मुनाफा है उसमें देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा।
बीच में काफी खबरें थी कि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लेना चाहती है कंपनी। मैं जानना चाहता हूं वहां पर कुछ अपडेट है, किसी को आप चेस कर रहे हैं? और इनफैक्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि शायद आपने जो पश्चिम बंगाल सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती थी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में, उस रेस में आप शुमार जरूर हुए थे, लेकिन आपने अपना हाथ खींच लिया। क्या कारण था? हमने एक्चुअली यस उसमें प्रोसेस में शुरुआत में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसमें वो कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको आगे परस्यू नहीं किया है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर, जब आप कह रहे हैं आप केपेक्स पे आप फोकस नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट को सुधारना चाहते हैं, तो फिर उसी लॉजिक से क्या आपको अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जगह ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहिए, और शायद इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव से ज्यादा रुझान की जगह आपको अपनी बैलेंस शीट को सुधारने की ज्यादा जरूरत नहीं है इस समय? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि ये जरूरी है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती हैं उसको आप एनालाइज करें, और उसके बाद ये जब देखा गया कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कोई कैपेक्स में बहुत नहीं करना है और हम कोई बहुत लंबी बोरोइंग करने के इस समय मूड में नहीं है, तो हमने उसको छोड़ दिया। सर, मुझे याद है जब चाइनीज प्रीमियर की इंडिया दौरा हुआ था तो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा फोकस में आती हुई नजर आई थी। बस बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था कि आपका किसी चाइनीज कंपनी के साथ कोई करार हो सकता है, या फिर आप शायद एक अपनी कुछ स्टेक सेल भी कर सकते हैं किसी चाइनीज कंपनी को लेकर, लेकिन उसके बाद कुछ अपडेट सामने नहीं आया है। कोई क्या किसी ऐसी डील पे इस टाइम पे कंपनी बातचीत कर रही है? नहीं, जैसा कि आपने मेरे को पहले पूछा था, मैंने बताया कि डॉलराइजेशन के लिए हम दुनिया में कई बैंकर्स से और इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारा एक फोकस एरिया है। तो उस संदर्भ में चाइनीज भी उस ओवरऑल स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, और इतना ही मैं अभी कह सकता हूँ। इसके अलावा जब भी कोई डील वो कंक्लूड होगी तो हम लोग आपके साथ या आपके व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। सर, मैं डॉलराइजेशन या फिर आपका जो बैंक बोरोइंग का प्रोग्राम है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई स्टेक सेल की भी बातचीत चल रही है यहाँ पे किसी चाइनीज कंपनी के साथ, या फिर इनफैक्ट किसी और कंपनी के साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसा मेरे को तो कोई इस समय इस तरह की कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा आपके पास। सर, आपने डीजल बल्क मार्केट जब से डीरेगुलेट हुआ है उसमें आपने फोकस बढ़ाया है। मैं जानना चाहता हूं आपके रिटेल प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अब तो सरकार धीरे धीरे डीजल को भी डीरेगुलेट कर रही है, या फिर धीरे धीरे दरें बढ़ाने की मंजूरी दी, और अब खबरें आ रही हैं कि शायद एक मुश्त यहां पर डीजल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। क्या आप एग्रेसिवली अपने रिटेल नेटवर्क को एक्सपैंड करते हुए नजर आएंगे, या फिर अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? दरअसल हम हमेशा ये कहते आए थे कि हम रिटेल फ्रंट पर वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन जो जनवरी में सरकार ने कदम उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण कदम थे, और पहली बार हमको ये दिखा कि सरकार ने जो भी कदम उठाए उसके ऊपर वो पूरी तरह से कायम है। तो डीजल का जो भाव है वो हर महीने 40 से 50 पैसे के बीच में बढ़ रहा है। बल्क डीजल जो है पूरी तरह से डीरेगुलेट हो चुका है, और मई महीने में एक्चुअली डीजल का जो भाव था वो 3 रुपए के करीब डिफरेंस रह गया था, लेकिन रुपए की गिरावट के कारण फिर से ये 9-10 रुपए के करीब है। तो एक चीज तो तय है कि अब डीजल डीरेगुलेशन की तरफ सरकार अग्रसर है, और दूसरा ये है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये थोड़ी बहुत जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है ये समाप्त हो जाती हैं, तो क्रूड का भाव कम आना चाहिए, और उस हिसाब से डीजल के प्राइस एक बार दोबारा से काफी मॉडरेट होने चाहिए। और उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में जरूर से डीजल जो रिटेल लेवल पे है वो भी डीरेगुलेट पूरी तरह से हो जाएगा। जहां तक हमारा सवाल है, हमने कोई बहुत शुरू नहीं किया है, बट डेफिनेटली हम इस बारे में अब सोचने लगे हैं कि हमें अपना जो रिटेल नेटवर्क है उसको एक्सपांड करना चाहिए। सुजाता, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो क्वार्टर की शुरुआत करी कमजोर नोट पे होती हुई नजर आई, बॉटम लाइन पे प्रेशर था, FY14 के लिए किस तरह का आउटलुक सामने आ रहा है? जो 13-14 का है, हम नॉर्मली हम लोग तो कोई गाइडेंस देते नहीं है कि क्या इसमें होना चाहिए, बट मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि एक्सपांशन और ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिफाइनरी की परफॉर्मेंस है उसमें एक खासा सुधार हुआ है, और पिछले 4 तिमाही के नतीजे जो आप देख रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है। और आगे वाले समय में मैं यही उम्मीद कर सकता हूं और कह सकता हूं कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही होने वाली है। सर, फैक्ट है आप गाइडेंस नहीं देते, लेकिन आपके तमाम स्टेक होल्डर्स ये जानना चाहेंगे कि कब तक ये कंपनी मुनाफे में आती हुई नजर आएगी, कब तक हम बॉटम लाइन में फाइनेंशियल ईयर फ्रंट पे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स देखेंगे? ये कंपनी यदि आप देखें तो
पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। यस। तो हमने जो है सितंबर 2012, दिसंबर 2012, मार्च 2013 के जो तिमाही नतीजे दिए थे उसमें सब में हमारा नेट प्रॉफिट था। ये फर्स्ट क्वार्टर में हमारा लॉस है, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो एमटीएम लॉसेज हैं। तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति में तो हैं। सवाल ये है कि पुराने सब लॉसेज कब वाइप आउट होंगे, तो वो हमारी उम्मीद तो यही है कि जल्दी जल्दी होना चाहिए। चलिए गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे एसआर ऑयल के एमडी और सीईओ, जो कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के आगे आउटलुक पे हमसे खास तौर पे बातचीत कर रहे थे। कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं आगे के आउटलुक को लेकर। मानना है कि ब्याज पर खर्च लगातार कम होता हुआ नजर आएगा और उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। लेकिन चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट्स, जहां हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा।